मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए निकालें, एक बार तत्वात् सूत्र निकालें सर। आप लोग भूल गए हैं इसलिए थोड़ा सा रिविजन कराते हैं। निकालें तृतीय अध्याय मध्यलोक का वर्णन। चलिए देखिए, एक सूत्र पढ़ा था हमने कि उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच तन्मध्ये मेरु नाभिर, मेरु है जिसकी नाभि वृत्तो योजन सहस्त्र। इधर देखते हैं सूत्र क्रमांक है 9, सूत्र क्रमांक 9 ध्यान से देखें। जिसकी मेरु नाभि है 1,00,000 योजन वाला वो जम्बूद्वीप है। ये क्या है? ठीक है, इतना समझ में आया था। आगे हमने पढ़ा था भरत हेमवत हरिदेह रम्यक हिरण्य बतैरावत क्षेत्राणि, उसमें क्षेत्र हैं कौन से? भरत हेमवत हरिदेह रम्यक। अब अगला सूत्र देखते हैं कि उसमें उसका जो विभाजित करने वाले हैं 7 क्षेत्रों का जो विभाजन होगा वो 6 पर्वतों के द्वारा होगा। उन पर्वतों के नाम हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं। देखिए यहाँ देखें, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन, शिखरिन, वर्षधर पर्वता। समझ में आया? अब इसके विभाजन से 6 पर्वत आने से क्षेत्र के नाम देखिए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय? अब ध्यान से सुनो। आगे हमने पढ़ा था कि उसमें ये जो पर्वत हैं वह विभिन्न प्रकार की मणियां इनमें लगी हुई हैं पर्वतों में आजू बाजू। ये हमने बताया था। इसके ऊपर क्या है? तालाब है। ठीक है, ये तालाब है तीनों 6 पर्वतों पर 6 तालाब। समझ में आ रहा है? इनके ऊपर कमल है, कमल पर देवियां रहती है, उनका निवास है। श्री, ह्री, घटी, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। ठीक, समझ में आया? अब इनमें से नदियां निकलती हैं पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो एक बार वो देखें, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रुद्रकुला, रक्ता, रक्तकुला। समझ में आया था इतना? समझ में आया? ये कौन सा क्षेत्र था अपना? भरत क्षेत्र। इसमें एक विजयाल पर्वत था बीच में 6 खंड के लिए। ठीक, ऊपर ऐरावत क्षेत्र का, इसमें भी विजयाल पर्वत था। तो इसमें भरत कितने हैं? 1, ऐरावत, विदेह। ठीक, कर्म भूमि, भोग भूमि। ध्यान से देखें, यहां तो क्षणों काल का परिवर्तन होता है, पूरी घड़ी चलती है। यहां भी क्षणों काल का परिवर्तन होता है, पूरी घड़ी चलती है। पहले सुखमा सुखमा आएगा, फिर सुखमा आएगा, सुखमा दुखमा आएगा, दुखमा सुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा दुखमा आएगा। यहाँ दोनों जगह एक घड़ी चलती है, लेकिन भरत में और ऐरावत में। बाकी के इनमें घड़ी नहीं चलती। इनमें जघन्य भोगभूमि, मतलब सुखमा सुखो, सुखमा दुखमा काल। ठीक, जघन्य भोगभूमि। इसके ऊपर वाले क्षेत्र में सुखमा काल, और इसके ऊपर देवपुरु, विदेह क्षेत्र में देवपुरु, सुखमा सुखमा। ठीक, हाँ, उच्च भूमि। ठीक है, उत्कृष्ट भूमि। अब यहाँ जो विदेह क्षेत्र में, यहाँ पर जो गजदंत बने थे ऊपर की तरफ, उत्तर पूर्व में कौन सा था? सुखमा सुखमा। उसके ऊपर वाले क्षेत्र में सुखमा, उसके ऊपर वाले क्षेत्र में सुखमा दुखमा, जगन भूमि। समझ में आया विस्तार? भूमि यहाँ कितनी हो गई? 6 भूमि, 6 हो गई ना? भूमि कितनी हो गई? 6। ये शाश्वत भूमि है। विदेह क्षेत्र अलग है, विदेह क्षेत्र के अंदर है ना वो। देखो, विदेह क्षेत्र ये था अपना पूरा, विदेह क्षेत्र ये था, इसमें बीच में थी 2 भूमि, पूरे विदेह क्षेत्र में नहीं है। पूरे विदेह क्षेत्र में तो 4था काल प्रबलता है, जहां दुखमा सुखमा नामक काल चलता है। ठीक, क्योंकि इसी काल में तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर यहाँ है अभी, इसीलिए ये काल चल रहा है। समझ में आया इतना? ठीक, अब इसमें एक भरत है, एक ऐरावत है, एक विदेह है।
अपन ने, और एक मेरु है। मेरु कितने हैं इसमें? एक। अपन ने नाम सुने हैं पंचमेरु। अर्घ चढ़ाते हैं 5 भरत 5 ऐरावत। ये कहाँ है? आपने तो अभी एक बताया, तब अपन 5 की ओर चलते हैं। इतना समझ में आया? रिविजन हुआ इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनो। इसके बाद क्या आएगा? द्वीप के बाद लवण समुद्र, जिसका विस्तार कितना होगा? 2 लाख योजन। योजन मतलब महायोजन करना। यहां से यहां तक ही 1 लाख है, लेकिन ये 2 लाख यहां से यहां तक ये छोटा जरूर बनाया है, इससे दुगना होगा, मतलब इतना होगा समुद्र। समझ में आया? ये हमने छोटा बना दिया 2 लाख योजन। अब इसके बाद क्या आएगा? द्वीप आएगा ना। पहले द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप आएगा। अब ये बनाया हमने द्वीप। ये कितने योजन का? 4 लाख योजन। समझ में आ रहा है इसका? दूसरा द्वीप, ये कौन सा द्वीप है? दूसरा। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा। दूसरे द्वीप का नाम है धातकी खंड। धातकी खंड द्वीप। ठीक, समझ में आया इतना? अब ध्यान से सुनो। अब यहां से यहां तक का विस्तार भी 4 है, 4 लाख योजन। यहां से यहां तक का विस्तार भी 4 लाख योजन। यहां से यहां तक का भी, सभी जगह का विस्तार 4 लाख योजन। कहीं से इसके 2 टुकड़े होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, पूर्व और पश्चिम। किसके कारण होते हैं? कौन से पर्वत के कारण? कौन से पर्वत के कारण? ये जो पर्वत है इश्वाकार, हमने कल बताया इश्वाकार। इश्वाकार गिरो चकुंदल नगे। ठीक है, इश्वाकार लिखने एक बार यहां लिखने स्पष्टतया। इश्वाकार। नहीं, ये ऐसा रहेगा, ये तो विभाजन ऐसा कर रहा है कि इस तरफ अलग हिस्सा, इस तरफ अलग हिस्सा, हिस्सा बांट दिया उसको कि यहाँ का व्यक्ति इस तरफ नहीं जाएगा, यहाँ का इस तरफ नहीं आएगा। ये बाउंड्री है इसकी। ठीक, समझ में आया? ये है इश्वाकार पर्वत। ये कैसा है? इशु आकार। दोनों मिलाकर के बनाओ इश्वाकार। इशु शब्द है इशु के आकार का, इशु के आकार का। इशु मतलब होता है वाण। वाण होता ना, तीर, तीर के आकार का, बिल्कुल सीधा। ठीक, कहीं कहीं पर इक्ष्वाकार लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हाँ, सही शब्द है इक्ष्वाकार। पुरानी जिनवाणी में, पुरानी जगह देखोगे तो इक्ष्वाकार लिखा है। इक्ष्वाकार गिरो चकुंडल नगे, बोलते ना, इक्ष्वाकार भी बोलते बहुत सारे लोग। तो इक्षु मतलब होता है गन्ना। इक्षु आकार बराबर इक्ष्वाकार। शब्द से आपको याद रहेंगे, इसलिए हमने बता दिया। इक्षु मतलब होता है गन्ना, ईख। ठीक है, उसके आकृति का, वो भी थोड़ा सा सीधा होता है, लेकिन इक्ष्वाकार सही है क्योंकि वो तीर के आकार का बिल्कुल सीधा है। गन्ना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तीर नहीं होता टेढ़ा, इसीलिए इक्ष्वाकार। समझ में आया? ये 2 पर्वत हैं जिनने इसके 2 भाग कर दिए। नहीं, ये मतलब ये तो 2 होंगे ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है। पर्वत का नाम इक्ष्वाकार है, इसका भी नाम इक्ष्वाकार है, इसका भी नाम इक्ष्वाकार है। पर्वत तो 2 हुए ना, ये यहाँ जुड़ा थोड़ी ना है, अलग अलग पर्वत है, नाम एक ही है। इसका भी नाम इक्ष्वाकार है, इसका भी नाम इक्ष्वाकार है।
समझ में आया? अब सूत्र कह रहा है आगे की द्विघातकी खंडे, सूत्र नंबर 33 द्वेर मतलब दुगना, धातकी खंडे, धातकी खंड में दुगनी रचना है। किससे रचना दुगनी है? आपने पहले पढ़ लिया जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप से दुगनी रचना है। ठीक, अब रचना देखें। आपको जम्बूद्वीप की पूरी रचना याद है, अब लगभग मोटी मोटी, तो इधर देखना है आपको। दुगनी रचना हम बनाते हैं। पहले सबसे पहले बीच सेंटर में क्या था? मेरु, सुमेरु था। हमने दो मेरु बनाए, एक इस तरफ बना दिया क्योंकि दो स्थान है अपने पास, एक मेरु ये बना दिया, एक मेरु ये बना दिया, दुगनी रचना। सबसे नीचे कौन सा क्षेत्र था? भरत क्षेत्र। तो अपन नीचे की तरफ बनाएंगे। अब ये ऐसा टेढ़ा चल रहा है तो टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये हमने मान लीजिए भरत क्षेत्र बना दिया, ये कौन सा क्षेत्र बना दिया, और ये जो लाइन है ये पर्वत हो गई। कौन सा पर्वत हो गया है? हिमवन। ये तो हिमवन है ना, भरत क्षेत्र को विभाजित करने वाला हिमवन था। ठीक, दूसरा क्षेत्र हेमवत, तीसरा हरि, भरत, हेमवत, हरि, ये हो गया विदेह। अपने यहां भी विदेह के अंदर मेरु था, यहां भी विदेह के अंदर मेरु है, समझ रहे हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक। अगला क्षेत्र रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब ये जो लाइन है इनके पर्वतों के नाम, वो जैसे यहाँ ये पर्वत थे 6, ये पर्वत हो गए हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन, शिखर। समझ में आ रहा है? हो गए 6 पर्वत। वैसे ही सेम विभाजन, इनके ऊपर भी तालाब बने हैं, इनके ऊपर तालाब बने थे, यहां पर भी तालाब बने हैं। हाँ, सब तालाब के ऊपर कमल थे, कमल में देवियां थी। ठीक, खंड 7 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पर्वतों से 7 का विभाजन हुआ। 7 क्षेत्र यहां बने थे, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। 7 पर्वत से 6 क्षेत्र बने थे, 6 पर्वत से 7 क्षेत्र बने थे। समझ में आया? ठीक, अब ये रचना तो बराबर हुई। यहाँ पर एक मेरु दुगनी है, दूसरे में धातकी खंड में दुगनी अपन इस तरफ बनाते हैं। ठीक, नीचे तरफ क्या बना था बताओ? ये भरत, ये हेमवत, ये हरि, ये विदेह, ये रम्यक, ये हिरण्यवत और ये ऐरावत। दुगनी रचना हो गई। वहां एक मेरु था, यहाँ 2 मेरु है, वहां एक भरत था, यहाँ 2 भरत है। समझ में आ रहा है? ये भी भरत क्षेत्र है, ये भी भरत क्षेत्र है और ये भी भरत क्षेत्र है। 3 भरत हो गए। विदेह कितने हैं? यहाँ 1 था, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 विदेह हो गए। ये ऐरावत है तो ये 3 हो जाएंगे। ये 3, ये ऐरावत, ये ऐरावत, ये ऐरावत। जीतने जाता है तो भरत क्षेत्र में ही जाता है कि ऐरावत और धातु नहीं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती सिर्फ भरत क्षेत्र के 6 खंडों का अधिपति होगा, ऐरावत का नहीं। ऐरावत में ध्यान से सुनो, ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र अलग, धातकी खंड का भरत क्षेत्र अलग। ध्यान से सुनना, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र अलग, धातकी खंड का भरत क्षेत्र अलग, और धातकी खंड में पूर्वी भरत अलग, पश्चिमी भरत अलग। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ भी चक्रवर्ती होते हैं, यहाँ भी चक्रवर्ती होते हैं, यहाँ जब चौथा काल आएगा तो यहाँ चक्रवर्ती होंगे, यहाँ आएगा तो यहाँ होंगे, यहाँ आता है तो यहाँ होते हैं। काल की जैसी व्यवस्था यहाँ पर थी वैसी ही व्यवस्था यहाँ
यहाँ पूरा घड़ी का चक्र चलता है, सुखमा 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 दुखमा, वो षट काल के द्वारा, उत्सर्ग नहीं अवसर्ग नहीं। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही परिवर्तन होता है जैसे उस भरत में होता था। ठीक, यहाँ पर भी सेम वैसे ही होता है ऐरावत में, जहाँ उस भरत में होता था 6 खंडों के द्वारा, उत्सर्ग नहीं अवसर्ग नहीं के द्वारा। समझ में आया? समझ में आया अपना विषय? ठीक है। अब यहाँ पर भी चौथा काल था विदेह क्षेत्र में, यहाँ पर भी चौथा काल चलेगा पूरे विदेह में, यहाँ पर भी चौथा काल चलेगा। यहाँ पर भी देवपुरु उत्तरपुरु थे, यहाँ पर भी देवपुरु उत्तरपुरु होंगे। यहाँ पर सुखमा सुखमा नामक काल था, तो यहाँ पर भी सुखमा सुखमा होगा। मतलब ये उत्कृष्ट भोगभूमि, ये भी उत्कृष्ट भोगभूमि, ये मध्यम भोगभूमि, ये जघन्य भोगभूमि, और यहाँ छावो काल। समझ में आ रहा है विषय? आप कल कंफ्यूज हो रहे थे कि भरत क्षेत्र से दुगनी रचना हो गई, यहां पर भी जैसे नदियां निकली वैसे यहां निकलेगी। समझ में आया? कितने द्वीप हो गए अब ये बताओ? भरत कितने हो गए? भरत क्षेत्र, ऐरावत और विदेह क्षेत्र 3। भोगभूमियां टोटल कितनी हो गई? शाश्वत भोगभूमियां टोटल कितनी हो गई? अब आप लगाओ दिमाग। अभी 18 हो जाएगी, क्योंकि 3 इधर थी 3 इधर थी, 6 इधर कितनी भोगभूमियां हो गई? 18। कर्म भूमियां कितनी हो गई? कर्म भूमि कौन है? भरत और ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है कि नहीं है? उत्तर पूर्व देवपुरु को छोड़ करके। तो कर्म भूमि वहां कितनी थी जम्बूद्वीप में? 3, और 3 इधर की कितनी हो गई? 9 हो गई। कर्म भूमियां कितनी? 9। समझ में आ रहा है विषय? देखो विदेह क्षेत्र में पूरे में तो भोगभूमि है नहीं, उत्तर पूर्व देवपुरु वाले क्षेत्र में बस भोगभूमि है, बाकी की यहाँ तो चौथा काल है ना, और चौथा काल तो कर्म भूमि का काल है। चौथा काल किसका काल है? कर्म भूमि का। तो यहाँ कर्म भूमि हमेशा है विदेह क्षेत्र में। यहाँ पर भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है, क्योंकि ये शाश्वत भोगभूमि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी कर्म भूमि और यहाँ पर भी कर्म भूमि, ऐरावत में भी। तो 3 कर्म भूमियां हो गई, और 3 कर्म भूमि जब जम्बूद्वीप में है और उससे दुगनी रचना धातकी खंड की है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, ये 3 इधर 3 ये 9 कर्म भूमियां हो गई। 18 भूमियां हो गई। अभी 3 भरत हो गए, 3 ऐरावत हो गए, 3 विदेह हो गए, और 3 ही मेरू हो गए। समझ में आया इतना विस्तार? ठीक है। अब ये समझना, जैसी व्यवस्था यहाँ की थी बिल्कुल सेम व्यवस्था इनमें रहेगी भरत ऐरावत क्षेत्र में, जो काल जो हमने आपको बताया। फिर आगे चलेंगे अपन। अभी सिर्फ हमने कितने द्वीप पढ़ लिए? 2। अगर आपने पहला द्वीप अच्छे से पढ़ लिया, मैं इसलिए कह रहा हूं पहला द्वीप और कालचक्र, मैंने पहले से ही कहा कि पहला द्वीप और कालचक्र बिल्कुल कंठस्थ कर दो, ताकि अपन को आगे पढ़ने में बिल्कुल सरल होगा। एक द्वीप और पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, पर आपको कुछ पढ़ाएंगे जो मुख्य होंगे। ठीक है, समझ में आया? ये द्वीप आया, 3 मेरू समझ में आए, यहाँ पर अभी 3 मेरू हो गए। ठीक, इसको आप बिल्कुल माइंड में बना लो, या कैसे बनाना है। आपने चित्र बनाए? नहीं बनाए? हाँ, अब और बनाना है। ये जो जितना समझ में आ गया, ये बिना देखे बनाना है पूरा बिल्कुल, कि इसकी पहले को इसकी लंबाई चौड़ाई याद करना। ठीक है? हाँ, जम्बूद्वीप पूरा रट लो। जम्बूद्वीप अगर अपन को रटे, अपन ने पूरा याद कर लिया। हाँ, अब उसके बाद ये डबल रच नहीं, आगे फिर हम ज्यादा क्लोज होगी, हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ अपन ने 2 द्वीप पढ़ लिए, तो 2 द्वीप की रचना आपको मालूम हो गई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन अगला। धातकी खंड में भी अपने जैसे मनुष्य हैं। धातकी खंड में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। यहाँ आदिनाथ आदि 24 तीर्थंकर हुए, यहाँ पर कोई और 24 तीर्थंकर हुए होंगे इस वाले भरत में। इस वाले भरत में भी कोई 24 तीर्थंकर है। आप क्या बोलते हैं? 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी,
30 चौबीसी। तो कितनी चौबीसी होगी? 30। अपने यहाँ भरत क्षेत्र की 1 चौबीसी। ठीक, पर भूत और भविष्य की बनानी तो कितनी हो गई? 3 चौबीसी। 3 हो गई ना इस भरत की। इसकी बनानी तो कितनी हो गई? 6 चौबीसी। और ये 5 है सारे, तो 30 चौबीसी बनेगी। 5 के 30, 6 होगी ना अभी 24 यहाँ। जब जम्बूद्वीप में 6 हो गई, एक भरत में एक ऐरावत में 6 चौबीसी होगी। ठीक है, तो 10 क्षेत्रों में कितनी हो जाएंगी? 30 चौबीसी। और 30 चौबीसी की टोटल 3 अंकल 720। अरे चढ़ा के पंडेली वो अभी आपको बताएंगे, अभी और 24 आएंगे। 5 भरत और 5 ऐरावत 10 क्षेत्र में जो 24 होते हैं, चौथा काल एक साथ ही बरतता है, अलग अलग समय? भरत और ऐरावत में तो एक साथ बरतता है। भरत क्षेत्र में जो काल, जैसे यहाँ 5वां 14 तो वहां भी 5वां चलेगा। ध्यान से सुनो। और एकाध के खंड और पुष्कार में वो भी उसी हाँ, उस समय बिल्कुल सेम चलेगा। मैंने क्या बताया? जैसी व्यवस्था यहाँ चल रही वैसी ही व्यवस्था इन भरत में चलेगी, बिल्कुल सेम। हाँ, यहाँ भी, यहाँ पर जो भरत क्षेत्र है इसमें भी पंचम काल चल रहा है। इसमें भी भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। अब ये मत सोचना कि हमारे जैसे लोग होंगे, हमारे जैसे ज्ञानी होंगे, आचार्य होंगे, ऐसा नहीं। वहां कोई और संत होंगे और कोई जीव तो अलग है। ठीक है, अनंत जीव है, अपन नहीं जा सकते ना। हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया था, अपन तो यहाँ भरत क्षेत्र में रहते हैं। ध्यान से सुनो, ये हमने भरत क्षेत्र आपको बताया था। ये ठीक, इसमें 2 नदियां निकाली थी और ये पर्वत निकाला था। 6 खंड हो गए थे। अभी अपन यहाँ हैं, यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकते। इनके तो छोड़ो, नहीं जा रहे ना मलेच्छ। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ठीक, आपने कहा वही तो। ये धारणा थोड़ा सा सुधार दें। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो। देखिए, ये अपन ने भरत बनाया। ये भरत क्षेत्र में 2 नदियां निकाली, 3 भाग हो गए। एक पर्वत निकाला, 6 भाग हो गए। हम रहते हैं किसमें? यहाँ पर। सारी पृथ्वी, सारी दुनिया यहाँ है। अब अमेरिका इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वहां ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं है। 10-5 तो जैन होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे नहीं 10-5 नहीं, 100, 200, 500 घर जैन समाज के होंगे पूरे अमेरिका में। ऐसा नहीं है धर्म नहीं है। यहाँ तो धर्म बिल्कुल ही नहीं होता मलेच्छ में। यहाँ तो हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है, इसीलिए उन विदेशों में धर्म बचा नहीं। हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव के कारण। नहीं तो आज विदेशों में भी जितना बौद्ध धर्म ने विस्तार किया है, सबसे ज्यादा धर्म अगर कोई फैला है पूरी दुनिया में, वो हिंदू धर्म से भी ज्यादा बौद्ध धर्म फैला है। अपन समझते हैं हिंदू धर्म सिर्फ भारत में है सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म है पूरी दुनिया में। तो ऐसे ही ये हुंडाव सर्पणी दोष का सब उसी के कारण हो रही है। नहीं तो आज के समय प्रत्येक हुंडाव सर्पणी अगर दोष नहीं होता तो पूरे विश्व में जैन धर्म होता। 2-5 धर्म होते छोटे मोटे, उनकी कोई नहीं चलती। समझ रहे हो? राजा भी जैन धर्म का होता, प्रधानमंत्री जैन धर्म का होता। आज प्रधानमंत्री जैन धर्म का नहीं है तो जैनियों का कोई अस्तित्व नहीं। समझ रहे हो? जिस धर्म का प्रधानमंत्री, जिस धर्म का राजा होता है, उस धर्म की ज्यादा वो होती है, प्रचार प्रसार उस तरह होता है। ये जब छठा काल आएगा निकल जाएगा वो हुंडाव सर्पणी, असंख्यात अवसर पड़ी के बाद लगेगा। समझ में आ रहा है? अपन देखो भाई साहब, पूरी दुनिया इसमें है, अपन इससे बाहर नहीं जा सकते। विज्ञान भी साइंटिस्ट भी, कोई वैज्ञानिक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कोई भी वैज्ञानिक इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते उस तरफ भरत क्षेत्र के अंदर। में जाते हैं तो जाते हैं चक्रवर्ती जाते हैं। वर्तमान में ये व्यवस्था बंद कर दी उन्होंने। चौथे काल में पूरे खंड में जा सकते थे, चक्रवर्ती जाते थे, यहाँ से जाते, यहाँ से सारी जगह जाते, जहाँ सब जगह जाते। लेकिन जैसे ही पंचम काल चालू हुआ तो इस पंचम काल में विद्याधर ने क्या करा, ये रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि इन पर्वतों पर रत्न मणियां लगी हुई हैं।
और हमारे यहाँ के लोग ही व्यक्ति वहां तक पहुंचेंगे, लेकर के आ जाएंगे, वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो उन्होंने व्यवस्था बंद कर दी। अगर कोई भी उत्तर की ओर कोई विमान जाता है विज्ञान का तो लुप्त हो जाता है। उत्तर की तरफ ज्यादा दूरी तक विमान नहीं जा सकता, यहाँ तक पहुंच सकते हो। इसके बाद वो व्यवस्था बनाए, सबका मरण कर देते वो विद्याधर, उनके पास शक्ति है, सबको मार देते। हमारे एरिया में प्रवेश नहीं है, वो कहते पंचम काल में वो किसी को नहीं आने देते अपने एरिया में। तो नहीं, इसको तो म्लेच्छ बोलेंगे। तो विद्याधर रहते हैं ना, म्लेच्छ जीव भी तो रहते हैं वहां। विद्याधर म्लेच्छ नहीं है, विद्याधर तो आर्य है। ध्यान से सुनो, इस पर ये जो पर्वत है इस पर भी हमेशा चौथा काल बदलता है। पर्वत के हिस्से में हमेशा चौथा काल जाता है इस पर्वत पर। और यहाँ पर मनुष्य होते हैं। कौन होते हैं? मनुष्य, हम जैसे सामान्य। लेकिन इनके पास विद्याएं होती हैं, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से वो विद्याएं अर्जित कर लेते हैं, जिन्हें कहते हैं विद्याधर। जिन्हें क्या कहते हैं? विद्याधर, विद्या को धारण करने वाले। ये उनको उड़ने की शक्ति होती है, किसी को इधर से उठा करके उधर पटकने, ये सारी शक्ति होती है। ठीक है, ये समझ वहां से मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, विजयाग से मोक्ष, इससे मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, अभी भी हाँ, पंचम काल में। क्योंकि यहाँ इस पर्वत पर, जैसे हमने बताया, जैसे विलेय क्षेत्र में चौथा काल होता है, ऐसे ही इस पर्वत पर भी हमेशा चौथा काल रहता है। इस पर्वत पर ओनली, ठीक है, इस पर्वत पर। बाकी के इनमें भी काल परिवर्तन होता रहता है। म्लेच्छ गंगा में समझ में आ रहा है विषय? इतना समझो। तो पर्वत पर कितने लोग रहते हैं? अरे असंख्यात विद्याधर हैं। विद्याधर? हाँ, संख्यात है, संख्यात नहीं कहेंगे, संख्यात विद्याधर हैं। ठीक है, नहीं जा सकते वर्तमान में। देखो, ऐसा हो सकता है वो इस तरफ की म्लेच्छ खंड में जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन जाते नहीं। क्योंकि ये गंगा नदी, सिंधु नदी छोटी मोटी नदी थोड़ी ना है। ये वर्तमान की गंगा सिंधु मत समझो, नहीं तो ये गंगा तो बनारस से निकली, बनारस के उस तरफ के लोग सब म्लेच्छी हो जाएंगे, इस तरफ के झारखंडी हो जाएंगे। ये गंगा को सामान्य गंगा मत समझो, ध्यान से सुनो। ये गंगा दूसरी है, ये बहुत बड़ी गंगा नदी है। आपके जितने समुद्र है ना बड़े बड़े, उन समुद्रों से कई गुनी बड़ी है गंगा नदी। इसको पार करना भी मुश्किल होगा आज के साइंस को। ठीक है, ये गंगा नदी छोटी मोटी नदी थोड़ी ना, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब ये जो वर्तमान में अपने यहाँ नदियां बह रही है ना बड़ी बड़ी, ये समुद्र, ये सब इसी के हिस्से हो सकते हैं। 14,000 नदियां सहायक है ना। इसकी नदी कितनी सहायक थी? 14,000। हो सकता है ये उनकी सहायक नदियां हो, कहीं जाकर के मिलते हुए समुद्र अनादिकाल से। हाँ, अनादिकाल से, सारी रचना अनादिकाल से। हाँ हाँ, अपन पूरी दुनिया, देखो अपन को, पूरे साइंटिस्ट को, पूरी दुनिया अपन को सिर्फ जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में घुमा रही है, इससे बाहर हो जा ही नहीं पा रहे। ऊंचाई पर भी हम आपको बताएंगे कि ऊंचाई कितने जाते हैं। अभी तो सिर्फ क्षेत्र का बताया, ऊंचाई पर कितने जाएंगे वो हम बताएंगे, वो बताएंगे बात। ठीक है, उनका चांद क्या है, कैसे पहुंच रहा है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये समझ में आया? मतलब उनको जो चांद तारे तारे मिल रहे हैं, ये सब आर्यखंड में मिल रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसी में घूमते हैं। इनको जो कोई ग्रह मिल जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं, वो सब आर्यखंड में मिल रहे हैं। आर्यखंड में होंगी कोई ऐसी व्यवस्थाएं। प्रमाण सागर जी ने एक बार कहा था कि आर्यखंड में हो सकता है पृथ्वी के कुछ टुकड़े हिस्से हों आर्यखंड में फैले हुए इधर उधर, और ये वहां पहुंच करके सोचते हैं ये चांद है, ये है, ये वो है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। हरि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने कामन्य मानस नमस्तु देवी। नववात नमोकार। बोली जगत कल्याणी हमारे शांति निर्वाणी माता की। चलिए अर्घ्य ले लेंगे सभी। ठीक है, इतना थोड़ा सा चित्र आप लोग सभी बना करके लाएंगे। दोबारा देखें, जो चीज समझ में आई, दूसरा क्षेत्र खंड समझ में आया होगा आज। ठीक है, आगे आज समझ में।
चलिए ओम ह्रीं श्री देवांदे